और प्रेस मीडिया के हमारे सारे भाई बहन, आप सबको नमस्कार। 10 साल जो 2014 से आज तक की जो है, उसके लिए इस दिल्ली की सरकार ने एक वाइट पेपर दिया पार्लियामेंट। अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि बिल्कुल झूठ पे झूठ उसमें था, कोई वाइट पेपर था नहीं। तो 10 साल की जो वो बात कर रहे थे, वो अपने काल की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने यूपीए के जो 10 साल हैं उसकी बातें बताई, और उसमें अपना ये जो 10 साल का कार्यकाल है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उस पर पर्दा डाल दिया। और बिना कुछ सत्य, यूपीए ईयर्स के जो बहुत सक्सेसफुल ईयर्स थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रिफॉर्म्स और जो कानून उस समय आए थे, उसकी जो सक्सेस रेशियो थी, और हम गरीब लोगों को, जो 26 करोड़ लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए थे, इतने अच्छे कानून दिए थे, मनरेगा दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया था, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बंद करने की सारी कोई बात नहीं बताई, पर कुछ भी जो मन में आया बताया। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि उनके जो 10 साल हैं 2014 के बाद, वो एक अन्याय काल के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा। इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, और इतिहास कभी माफ भी नहीं करता। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। शुरुआत करेंगे 2014। जैसे ये सरकार आई तो उस समय कहा गया था सबसे पहले कि हम युवाओं को नौकरी देंगे। जब हम अगली पीढ़ी की बात करते हैं तो हम अपने युवा धन की बात करते हैं। वो युवा धन के बारे में पहले आते ही बोल दिया 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 10 साल होने को है, आप 10 लाख नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, ना बता सकते हैं। गवर्नमेंट में सरकारी जगह खाली है, इतने पद खाली है, 10 लाख पद खाली है, आप भर नहीं पा रहे। युवा यहाँ वहाँ भटक रहा है, वो नौकरी की तलाश में है और खुदकुशी कर रहा है, पर वो युवा धन आप बचा नहीं पा रहे। और इतना अन्याय किया है इस पीढ़ी के साथ, वो पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। जैसे आप सत्ता में आए, आपने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, एक एक नोट निकाल ली, वो चाहे आम व्यक्ति के घर में होगी, महिला के पास बचाई हुई पूंजी होगी, या बिजनेसमैन के पास होगी, किसी के पास भी जो पैसा था वो डीमोनेटाइजेशन से आपने पूरा उठवा लिया कि भाई हम आतंकवादी को बंद करेंगे, आतंक बंद करेंगे, काला धन बंद करेंगे। इस सब के बारे में बोल बोल के आपने डीमोनेटाइजेशन एक दिन रात को आके 8 बजे बता दिया, डीमोनेटाइजेशन किया। जीएसटी जिसका विरोध आपने, जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो इतना विरोध किया था, इतना विरोध किया था, वो आते ही उन्होंने लागू कर दिया। और हैप हैजार्ड किया, क्योंकि खुद का तो वो था नहीं। इस सरकार ने कितनी बार उसमें सुधार लाए, जीएसटी लागू कर दिया इंडस्ट्री को और कंपनीज को इनडायरेक्ट टैक्सेस करके, वो जीएसटी ऐसे ला दिया कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ये दो बड़े फैक्टर्स है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है। और वो लाइन पे लाने के बजाय आप पुरानी सरकारों के नुक्स निकालते हो, पुरानी सरकारों को बनाई हुई जो पॉलिसीज है वो आगे ले जाते हो, पर क्रेडिट नहीं देते हो। ये तो इस सरकार का स्वभाव है। तो अर्थव्यवस्था चौपट होने से क्या हुआ, न तो आपने किसानों को मदद की, न तो आप युवाओं को नौकरी दी, और न आप मजदूर को, जो कोरोना की चपेट में भी आ गए, वो मजदूर के जो लेबर फोर्स है उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। ऊपर से आप जितने कानून थे वो बंद करके नए कोड लेके आए हो, और वो राज्य सरकारें अभी तक वो कोड जो लाए हो वो लेबर के लिए, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आप मजदूर को भी
एक सोशल सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, ना युवा धन को बचा रहे हो, ना युवाओं को नौकरी दे रहे हो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना बढ़ गया है, आप बाहर निकलोगे तो आपको सुसाइड के आंकड़े मिलेंगे। और ना तो आप मजदूरों को कुछ कर रहे हो। किसानों को आते ही बोला था जब सरकार में आने वाले थे और कह रहे थे कि हम आएंगे तो ये करेंगे कि हम एमएसपी देंगे, और एमएसपी तो नहीं दिया, न्यूनतम जो देना था वो नहीं दिया। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट में आपने तो बता दिया कि नहीं ये हम देंगे तो कुछ इक्वेशन हमारे बदल जाएंगे, वो नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे, वो भी नहीं की। तीसरी बात, जब किसानों ने अपनी लड़ाई की तो आप उस समय 3 काले कानून लेके आए। ये अलग बात है कि आपको मुंह की खानी पड़ी और 3 कानून वापस लेने पड़े, वो आप नहीं ले पाए। पर आपने उस समय भी किसानों को कहा था कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे, आपका एमएसपी का हम करेंगे, वो भी नहीं किया। फिर से छल हुआ किसानों के साथ, फिर से वो रोड पे आए, 700 किसानों की डेथ हो गई। आपने उस समय भी नहीं जताया कि अरे मैं, ये किसान है, ये अन्नदाता है, ये हमें अनाज देते हैं, उनके लिए आपके पास थोड़ा समय भी नहीं था, कानून वापस ले लिए। आज फिर किसान रोड पे आ गए हैं, बात करने को आपके पास समय नहीं। तो ये अर्थव्यवस्था की हालत है, चरमरा गई है बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था को लाइन पे लाने के लिए आपके पास ना तो कोई प्रोग्राम है, ना तो प्लान है, ना तो कोई आपके पास ठोस कोई स्कीम है, पॉलिसीज है, और आप उस पर बात नहीं करना चाहते। इस सरकार का ये सबसे बड़ा अन्याय ये 10 साल में हुआ है। ये काल अन्याय काल के नाम से इतिहास याद रखेगा। आगे चलते हैं। आप कहते हो नारी शक्ति, नारी शक्ति, आप नारी शक्ति का वो लेके आए कानून, पर क्या केवियट के साथ लेके आए, केवियट के साथ लेके आए कि डिलिमिटेशन करेंगे तब लाएंगे हम, महिलाओं का रिजर्वेशन तब करेंगे जब हम डिलिमिटेशन करेंगे। अरे भाई आप कोई कंडीशन के साथ क्यों लेके आए? अगर आपको सीखना था तो राजीव गांधी जी जब लेके आए पंचायती राज, तभी तो कोई कंडीशन नहीं थी, सीधे पंचायती राज में लागू कर दिया। आज इतनी महिलाएं सरपंच है, नारी शक्ति इसको कहते हैं। आप उसको पावर देने के लिए आप नारी शक्ति को कानून की मदद लेके कर सकते हो, पर आपकी मंशा कुछ अलग है। आपको इंस्टेंट देना नहीं है, पर नारी शक्ति की बात करनी है। आपको न तो अपनी महिलाओं के लिए सेफ्टी या सिक्योरिटी की चिंता है। आपने एनसीआरबी के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो अब के आंकड़े आए आप देखेंगे तो हर रोज कितनी एफआईआर होती है, लड़कियां को कितना परेशान होना पड़ता है सिक्योरिटी के साथ लिए, लड़कियां के साथ क्या दुष्कर्म होता है। आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लो, कोरोना के काल में आपने हेल्पलाइन शुरू की, पर क्या हुआ, महिलाओं को क्या न्याय मिला? और सबसे जो बुरी बात हुई कि अपनी लड़कियां जो नेशनल लेवल पे चैंपियन होके आई और देश का नाम रोशन किया, मेडल लेके आई इंटरनेशनली, वो आके बैठती है वहाँ दिल्ली में और कहती है कि हमें न्याय दो, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा नहीं है, हमारे साथ गलत काम हो रहा है, हमारे साथ दुष्कर्म हो रहा है, आप हमें पनाह दो, आप हमारी बात सुनो। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है बात करने का, तो ये कौन सा न्याय हमारी बच्चियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ कर रहे हैं? ये कैसा कानून है कि आप कोई कानून की जस्टिस व्यवस्था नहीं कर सकते कि महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता? आगे चलते हैं। महिलाओं के बाद हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। कितने मुकदमे चलते हैं, कितने यूथ को आप कितने माइनॉरिटी सेक्शन में कहाँ कहाँ अपना अन्याय करते हैं। तो क्या आप न्याय की व्यवस्था सोचेंगे? आपने ये अन्याय काल में जो जो ये सब हुआ है कि यंगस्टर्स को जाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें आप नेक्स्ट जनरेशन को आपने कौन सी सेफ्टी दी? आपने क्या बात की? आपने ये यूथ को क्या ऐसा कहा कि नहीं, हमारा संविधान ये कहता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोशल जस्टिस इज द पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियां के लिए आपके पास समय नहीं है। महिला नारी शक्ति की बात करते हो, एक बार भी मणिपुर के बारे में, सारे सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया पे तो ये सरकार बहुत जाती है, पर जब मणिपुर के जो आए सोशल मीडिया पे वीडियोस, एक लफ्ज नहीं बोले।
नौ नौ महिला मिनिस्टर्स हैं। आप नारी शक्ति की बात करते हो तो कहते हैं हमने तो महिला मिनिस्टर्स हैं। एक भी महिला मिनिस्टर ने एक भी सेंटेंस नहीं कहा, गए तो नहीं वहां पे वो बच्चियों के पास, न तो मणिपुर गए, पर बात भी नहीं की। तो ये कौन सा न्याय और कौन सा काल की हम बात कर रहे हैं? 10 साल में ये हालत हो गई है कि हमारी महिला मदद के लिए चिल्लाती है, बुलाती है सरकार को, कहती है कि हमें न्याय दो, हमारी बात सुनो, हमारे साथ न्याय करो, समय नहीं है। तो ये इतना बड़ा अन्याय काल कोई भूलने वाला नहीं है, चाहे वो कितना भी बोले, कितना भी हमारा अटेंशन इधर उधर करे, होने वाला नहीं है। दूसरी बात कि हम जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, न तो आपको आपने किसान की बात सुनी, न किसान को एमएसपी दी, न किसान के कानून के बारे में कि आगे सोचना है कि किसानों को हमें क्या करना है। आज भी किसान बॉर्डर पे है दिल्ली के, और आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए बात करने के लिए नहीं है। पर दूसरी तरफ आपका जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और आपने जो एक पार्टी के तहत इतना सारा पैसा एक पार्टी को गया है, वो पैसा पार्टी के पास गया है, ना तो वो इलेक्शन में यूज होता है। तो ये क्या बताता है कि आप किस किस लोगों ने आपको ये पैसा दिया, और ये क्यों इतनी इनइक्वालिटी हो गई कि गरीब गरीब हो गया, पैसे वाला हो गया। ये जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये बताता है कि पार्टी के लिए ही सिर्फ ये अन्याय काल में सारा काम हुआ, और ये सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। आपने देखा होगा कि 2 दिन हो गए पर कोई बात बाहर नहीं आ रही है। तो ये जो इनइक्वालिटी देश में बढ़ गई है, सारी दुनिया देख रही है। हम चाहे कितना भी ये सरकार चिल्ला चिल्ला के कहे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए पहले तो अ, वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, तो पहले घर का कुटुंब जो है, देश का कुटुंब जो है, उसकी व्यवस्था तो बनी रहनी चाहिए। आज घर के मुखिया को, घर के जो वडील हैं, उनको बात करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। वो कहीं भी बात नहीं हो रही है। जो बातें हो रही हैं वो उसका डेटा नहीं है हमारे पास। जो बातें बता रहे हैं कि हम सबकी आय दोगुनी कर देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, नारी शक्ति की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे एक्सपोर्ट नीचे गिर गए हैं, हमारे पास वो डेटा नहीं है। और ये सब बातें बताते ये पूरा एक अन्याय काल हो गया 10 साल का। न तो वो डिमोनेटाइजेशन पे वो व्हाइट पेपर में लफ्ज निकला, न तो कभी सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, न तो युवाओं को कौन सी शिक्षा व्यवस्था मजबूत आप देने वाले हो वो बता रहे हैं। आप अगर देखेंगे शिक्षा व्यवस्था जो है, नई पॉलिसी लाए हैं, उसका क्या सक्सेस रेशियो है? आपके बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, और हर जगह आप देख रहे हैं। तो आप अगर डेवलपमेंट की बात करते हो तो डेवलपमेंट तब होती है जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, समाज का आगे बढ़ने का डेवलपमेंट होता है। और समाज किससे बनता है? तो नई पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी आएगी, उसके लिए अगर आप व्यवस्था बनाएंगे नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई भी यूपीए सरकार की बात नहीं करनी चाहिए। वो 10 साल यूपीए के जो है, वो इतिहास में गोल्डन वर्ड्स की तरह लिखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो पॉलिसीज थी, और जिस तरह सोनिया जी उस समय प्रेसिडेंट थी, और इतने सारे कानून ला के इतनी मजबूती से हम आगे बढ़े, एक नाम हो गया विश्व में, और हमारे बच्चे हर जगह नाम करते थे। आज वो बच्चा, हमारा युवा धन इधर इधर घूम रहा है नौकरी के लिए। और आप जो बात करते हैं कि हम आगे बढ़ गए, मुझे लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए कि ये पूरा एक काल अन्याय काल की तरह याद रहेगा। और एक और बात है कि जिस तरह हमारी संस्थाएं